Hello everyone, welcome back to Study Smart ISPCS. This is your part second of Knockout series. कल हमने पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस को एड्रेस किया था. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस टुडे. तो पहला डाउट जो आपके में आया था फर्स्ट कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर टू लो, ओनली 20 क्वेश्चंस पर डे, दिस इज़ वेरी लेस. तो देखो नॉकआउट सीरीज़ है, हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या थीम्स के अराउंड ही क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ठीक है. और 20 क्वेश्चंस ही रहेगा ईच डे. इसको बढ़ाने के लिए ना बोलें, क्यों? क्योंकि ये 20 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पढ़ा के भाग जा रहा हूँ मैं. सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा के भाग जाना होता तो 50-100 क्वेश्चन भी पर डे कर देता. क्या ईजी तो था, आना है, रीड करना एंड वी हैव टू गो. बट दीज 20 क्वेश्चंस विल एक्चुअली हेल्प यू इन एग्जामिनेशन. कैसे? एलिमिनेशन सीख रहे हो आप इसमें. कल आपने एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू वाला ट्रिक देखा, ठीक है. फिर इसके थ्रू आप कुछ लॉजिक बेस्ड डिडक्शंस देख रहे हो. आप देख रहे हो कि किस वे में हम उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं. कल जैसे हमने SDGs देखे, कुछ चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, उनकी थीम जानी, बैकग्राउंड में एक्चुअल में चल क्या रहा था. तो दीज 20 क्वेश्चंस आपके एक्चुअल में बहुत कुछ पढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है. अगर इनको सिर्फ इतना लिमिटेड प्रिज्म से देखोगे, 20 क्वेश्चन ही तो हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू. दिस इज़ स्टडी स्मार्ट ISPCS. वी हैव टू स्टडी स्मार्टली. वरना पढ़ने के लिए यू हैव ऑल द PDFs विद यू. उठाओ कोई भी और उसमें होंगे 1000 क्वेश्चन, घोट डालो उनको, इतना ईजी होता तो, ठीक है. तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन था तो कि सर सारा ट्रिक्स के थ्रू, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हो जा रही हैं, याद नहीं है. तो देखो पहली बात तो कुछ ट्रिक्स हैं ही नहीं. दीज आर जस्ट द बेसिक वेज जिसके थ्रू आपको चीज़ें याद होती हैं. अगर आपके पास टाइम होता आप किसी चीज़ को 10-15 बार पढ़ चुके होते, मल्टीपल स्टिमुलेशंस देते अपने ब्रेन को, तो आपको याद रहते. बट ना अभी आपके पास टाइम है और ना इतना आपने कोई चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट किया है अपने जीवन में. ABCD पे किया था, बहुत बार बुलवाया था बचपन में, तो अभी तक अच्छे से याद है. बट बाकी चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि हमने इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया उस पर. सिमिलरली ये जो चीज़ें हैं, इसको अगर आप सोच रहे हो कि 5-6 बार पढ़ के मैं याद रह जाएगा मुझे, तो नहीं होता ऐसा. फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से दिस क्वेश्चन 21, इसमें हम देखते हैं कि कुछ रामसर साइट्स हैं और ये रामसर साइट्स 2025 में ऐड हुई हैं, ठीक है. सपोज़ ये क्वेश्चन आ गया, आपको पता है 100% आ रहा है. तो ये उधवा लेक इज़ इन झारखंड, राइट. किंचन लेक इज़ इन राजस्थान, राइट. मेनार लेक या मेनार जो भी साइट है, इट्स नॉट इन मध्य प्रदेश, इट्स इन राजस्थान, ठीक है. और खेचियो पलरी साइट इज़ ऑल्सो इन सिक्किम, ठीक है. ये सही है. तो ये सिर्फ ये गलत है, इनकरेक्टली मैच्ड इज़ मेनार, तो ये इट्स इन राजस्थान. तो अब इस चीज़ को मैंने पढ़ा दिया, मेरा क्या जाएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूँगा. मेरे लिए भी ईजी, आपके लिए भी ईजी. बट कुछ बेनिफिट मिला आपको इससे. ये तो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है आपके पास. तो इस चीज़ को अगर इनफैक्ट अभी के अभी आप 5-6 बार पढ़ोगे एंड कल सुबह उठो, जब नॉकआउट सीरीज़ का पार्ट 3 आएगा तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आंख बंद करके सोचना कि क्या मुझे ये आंसर, छोड़ो क्वेश्चंस भी अगर याद रहे ना लाइन से, तो भी समझ जाना आपको आपकी मेमोरी स्ट्रांग है. तो अगर इवन आपकी मेमोरी स्ट्रांग है, अगर आपके पास आइडेटिक मेमोरी एकदम शेल्डन कूपर वाली, एकदम चिट्टी रोबोट वाली, कि मतलब सब देखते ही याद हो जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट बी ए हिंड्रेंस टू अदर्स. बहुत लोग हैं जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, उनकी प्रिपरेशन लेवल अलग है, तो सबको हमको केटर करना पड़ता है, ठीक है. सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपको यही ट्रेडिशनल मेथड चाहिए जिसमें सब मैं पढ़ के चला जाऊँ एंड देयर इज़ नो नीड फॉर एनी वर्ड एसोसिएशन या कोई लॉजिक ना लगाएं, वो वाला चाहिए आपको ट्रेडिशनल, और यू वांट टू स्टडी स्मार्टली, ठीक है. कमेंट डाउन बिलो कि यू वांट द SSIP वन और यू वांट द ट्रेडिशनल वन, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आई लीव टू यू गाइस, ठीक है. कल इसको एड्रेस करेंगे आज के कमेंट्स देखने के बाद. फर्दर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर ओन स्मार्ट वे. द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, किसने लॉन्च किया है ये? तो ऑप्शंस हैं UN विमेन, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को और यूनिसेफ. तो देख, तो विमेन इन साइंस देखते ही पहले हमारे दिमाग की बत्ती क्या जलेगी? विमेन और साइंस दोनों हैं, वाओ. विमेन यहाँ पे भी लिखा है, टिक करके आ जाएंगे दौड़ के, राइट. तो देखना ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये ऑप्शन जो पहला वाला होता है वो हमेशा डराने के लिए किया जाता है. कैसे डरा रहे हैं कि मतलब विमेन और साइंस है और देखते ही आप लोग ये गलत मार्क करोगे. और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कोई फेमस ही आंसर होता है. जितना आपने अगर UPPCS के PYQs को देखा हो तो यू वुड हैव नोटिस कि हमेशा कोई जो फेमस चीज़ है वो आंसर होगी. ऐसे UN वगैरह नहीं, UN विमेन वगैरह आंसर नहीं होगा, ठीक है. तो आंसर इज़ यूनेस्को. और यूनेस्को की अगर आपको फुल फॉर्म पता हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ साइंस भी है उसमें, एजुकेशन भी है, और ये यहाँ पे भी वही बात हो रही है ना, मोर विमेन इन साइंस. तो द आंसर इज़ यूनेस्को. तो वर्ल्ड बैंक तो वैसे ही कट जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ऐसे काम करता नहीं, कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा. यूनिसेफ भी ऐसा काम करता नहीं, तो बचा यूनेस्को, ठीक है. क्यों सर यूनिसेफ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यूनिसेफ है ना, बच्चों के लिए होता है ना, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है. तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन. और तो बचे एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ सकते हो, एंड उसमें यूनेस्को यू हैव टू टेक द फेमस वन, ओके.
ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू कालिदास: अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशा और मुद्र राक्षसा। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से क्लासिकल लिटरेरी वर्क्स हैं जो कालिदास ने किए हैं। तो देखो ये 3 तो कालिदास के हैं, बट ये नहीं है मुद्र राक्षस। तो ये बताना है आपको कि किस में है। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, 1 2 3 इज़ द आंसर। भाई मुद्र राक्षस किसने लिखी है ये आप कमेंट्स में भी लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। पर इस क्वेश्चन में पढ़ने लायक चीज़ क्या है, आपको कालिदास का एक एक चीज़ याद होनी चाहिए कि कालिदास ने कितने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। तो अभी पहले हम देखते हैं कालिदास के बारे में। ठीक है, टू बिगिन विद, देखो कालिदास ने कुछ एपिक्स लिखे थे। एपिक्स मतलब क्या होता है, आपके महाकाव्य। जैसे महाभारत एक एपिक है आपका, राइट, वैसे कालिदास ने भी एपिक्स लिखे थे। क्या, 2 एपिक्स के नाम याद रखो, एक के से है आपका और एक आर से है। ठीक, क्या है, कुमार संभव, लिख लेना आप कुमार संभव, और दूसरा रघुवंश। रघुवंश कि दोनों लड़कों के नाम हैं, कुमार और रघु, 2 एपिक्स हैं, दोनों में लड़कों के नाम हैं। ठीक है, कुमार संभव और रघुवंश। नेक्स्ट कुछ उसने जैसे ये महाकाव्य थे एपिक्स, वैसे कुछ खंड काव्य होते हैं, यानी कि माइनर पोएम्स। ठीक है, खंड काव्य। खंड काव्य में क्या है, एक ही नाम याद रखना है, मेघदूतम। मेघदूतम, ठीक है, इसमें 2 लड़कों के नाम थे, इसमें एक नाम है लड़की का नाम है मेघा। ठीक है, पहले बॉय आया फिर गर्ल आई। अब थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड में आ रहे हैं इनके कुछ प्लेज जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्या है प्लेज इनके, इनके जो प्लेज हैं उसमें हमेशा याद रखना 2 जनों की लव स्टोरी होगी। किस किस की लव स्टोरी है, तो देखो पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, 2 का है, एक पहला लड़का मान लो अभिज्ञान और उसकी गर्लफ्रेंड शकुंतलम, ऐसा है नहीं बट याद रख लेना, अभिज्ञान शकुंतलम, 2 वर्ड्स आ रहे हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है आपका, मालविका और अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, इसमें तो दोनों का है, लव स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, उसके बाद विक्रम और उर्वशी, यानी कि विक्रम उर्वशिया। ठीक है, ये आपके मालविका अग्निमित्रम हो गया, विक्रम उर्वशिया हो गया। ये 3 प्लेस तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्या क्या, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान और शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रम और उर्वशिया, यानी कि विक्रम और उर्वशी। तो ये 3 प्लेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो क्या क्या हमने देखा कि एपिक्स में तो क्या हो रहा है, उसके 2 बॉयज़ हैं, कुमार और रघु। खंड काव्य में क्या है, उसके एक ही है, यानी कि मेघा, मेघदूतम। उसके बाद प्लेज में 3 हैं जो लव स्टोरीज़ हैं। ठीक है, अभिज्ञान में मालविका अग्निमित्र और विक्रम उर्वशिया। ठीक है, तो ये देखो रघुवंशा, रघुवंशा याद है ना कि इसमें एपिक्स में आते हैं कुमार और रघुवंशा। ठीक है, मेघदूता हमने देखा था, मेघा एक लड़की का नाम है, किसमें, खंड काव्य में आए थे। अभिज्ञान शकुंतलम 2 जनों की कहानी है, किस में आ रही है, इसमें प्लेज में। ठीक है, इतना याद रखना है बेसिक। और ये मुद्र राक्षस कमेंट डाउन में लो। नेक्स्ट क्या है आपका, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर 2026 एज। अभी तक तो आपने बहुत बार इस करंट अफेयर में पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन ऊंगा ने क्या किया है, 2025 को किस किस क्या एज ए ईयर ऑफ क्या बताया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे कि ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ईयर्स ऑफ क्वांटम, ईयर्स ऑफ ग्लेशियर वाला, ईयर ऑफ पीस, ये सब तो पढ़ ही लिया होगा आपने। नहीं पढ़ा है तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक, नाउ 2026 को भी एक चीज़ दी गई है, उसका नाम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर। याद रखना, फीमेल फार्मर्स के लिए इंटरनेशनल ईयर बोला गया है 2026 को। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच 2 manuscripts हैव रिसेंटली बीन एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। इसमें ये इस पे ध्यान देना ज़रूर, रिसेंटली का पूछा है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस किस को ऐड किया गया है, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, कैसे याद रखें, देखो सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद इसमें ऐड नहीं है, इन सबसे पहले ऑलरेडी ऋग्वेद ऐड हो चुका है, रामचरितमानस ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी एडेड हैं। और अगर इसको लॉजिक के थ्रू याद रखना हो तो कैसे याद डिड्यूस करें, अगर सपोज़ एग्ज़ाम में नहीं आता ये क्वेश्चन तो देखो, अगर कोई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर बनाना है आपको तो क्या बनाओगे कि सपोज़ आपके पास नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र ने कुछ सिखाया वर्ल्ड को, कुछ मेमोरी दी है। यस, पहली बार कुछ ये नाटक वाटक करना, कुछ डांस वगैरह सिखाया था वर्ल्ड में, भारत मुनि ने जो लिखा है। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हम लोग अभी इसकी वैल्यू नहीं समझते, फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन राइटर्स वगैरह से पूछो, हर चीज़ में इसको ही कोट करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता यार आपके महाभारत की
पूरा सार है उसमें, भगवत गीता में कितने सारे फिलोसफिकल चीज़ें हैं, तो ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड है, कुछ ज्ञान दिया है इन्होंने वर्ल्ड को, तो ये दोनों आई हैं। और ये क्यों नहीं आ सकता सर ऋग्वेद और अर्थशास्त्र? देखो ऋग्वेद आपका आ सकता है, ऑलरेडी है भी, ठीक है। तो इसलिए कि देखो अर्थशास्त्र वैसे तो बहुत अपने टाइम से अहेड है, बट उन्होंने भी अपने बहुत सी चीज़ों से रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो याद रखना ये इतनी है इंपॉर्टेंट, बट हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में है। वर्ल्ड में उससे पहले भी कुछ बुक्स थी, कुछ ऐसी रिटन स्क्रिप्ट्स थी जिनका यूज़ हो सकता है, बट ये हाँ फिर भी एक प्रोबेबल ऑप्शन था जिस पे हमारा संदेह जाना चाहिए। रामायण हो सकता है, ऑलरेडी रामचरितमानस लिखी गई है। रामायण बहुत कैजुअल सा वर्ड लिखा गया है। और महाभारत क्या है कि महाभारत कोई चीज़ थोड़ी है, उसके रिलेटेड श्रीमद् भगवत गीता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उपनिषद और मनुस्मृति ये भी थोड़े इस वजह से नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि देखो उपनिषद तो कोई एक नहीं है ना, कलेक्टिव चीज़ें हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। और सिमिलरली मनुस्मृति का क्या है, वो थोड़ा एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ ओरिएंटेड है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पर दीज आर वेरी, एक तो काफ़ी इन नॉलेज वाली चीज़ें हैं, ऊपर से फर्स्ट उस टाइम से काफ़ी फार अहेड रही हैं। जैसे नाट्यशास्त्र ने आपको क्या सिखाया, वर्ल्ड को सिखाया कि क्या है एक्चुअल में नाट्य, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता ना उस टाइम पे कोई फिलॉसफी वगैरह की बात नहीं करते थे, रिलीजन वगैरह, बट श्रीमद् भगवत गीता हैड दैट इन इट। तो इस वजह से ये प्रोबेबल ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है। इन एटलीस्ट 50-50 पे तो आप आ ही सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इंडियाज़ फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो वॉज इनॉग्रेटेड एट। तो ये क्वेश्चन क्यों डाला सर? ये ऐसा क्वेश्चन तो आने की चांसेस कम है। देखो चांसेस कम है, बट इनसे आपको जानने को ये मिलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको एग्ज़ाम में जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, तो उन पे आपको क्या लॉजिक लगाना है। जैसे कल हमने क्या लगाया था, याद है? कुछ बॉम्बे वाला क्या था क्वेश्चन, कोई यूनिवर्सिटी थी एआई से रिलेटेड कुछ था। यस, एआई यूनिवर्सिटी हमने कहाँ देखी थी? महाराष्ट्र में। ऑप्शन दे दिया था उन्होंने बेंगलोर। तो सिमिलरली इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यही होगा क्या कि आपको दिखेगा नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके कहाँ, बेंगलुरु में। याद रखना IISc बेंगलुरु इज़ द आंसर। ऐसी जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो जाएं और कुछ असेंबली हो रही है किसी चीज़ की, तो इट्स ऑलवेज बेंगलुरु मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। अगर नहीं पता है तो भी आपको मार्क करके तो आना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए बेंगलुरु इज़ द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज established अंडर आर्टिकल 63. Okay, vice president is elected by an electoral college consisting of elected members of both parliament and state legislature. Vice president can act as a president in the event of a vacancy but only for a maximum period of 6 months. तो देखो कल वही जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या चेंज कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में। इसमें आर्टिकल में धोखाधड़ी कर सकते हो, बट ये फेमस पर्सनैलिटी हैं तो इनका आर्टिकल आपको वैसे पता होना भी चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में इनका जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है उसमें कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो कि मतलब बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर करके कुछ लफड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कंटेंशियस इशू है। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी बट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो यहाँ पे इस डेटा को आप चेंज कर सकते हो, बट इसको अगर आप क्या करोगे, 6 वीक्स कर सकते हो या 6 ईयर्स कर सकते हो। तो 6 वीक्स करोगे तो लगेगा यार इतना कम टाइम में कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। और 6 ईयर्स ये तो फेक ही हो गया है, ठीक है। तो 6 मंथ्स लुक्स लेजिट इन द फर्स्ट ग्लैंस। तो इस थर्ड को तो आप सही कर दो। बचे फर्स्ट और सेकंड। तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 63 से याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और इसका इलेक्टोरल प्रोसेस क्या रहा, तो देखो इसमें क्या मेंशन्ड है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसका, वो कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। एक तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, प्लस ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता, ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं आता आपके वाइस प्रेसिडेंट में। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो आता है उसका रोल, किसका, MLAs का या स्टेट लेजिस्लेचर का। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट पोस्ट ही ऐसी है ना कि फेडरल पोस्ट है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, तो इस वजह से स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होगा उसके इलेक्शन में। बट वाइस प्रेसिडेंट तो क्या है, वो हेड ऑफ द राज्यसभा ही होता है, वो काइंड ऑफ, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो उसमें उनका कोई फेडरल रोल नहीं है ज़्यादा, राज्यसभा का है। तो ऑलरेडी सिर्फ इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा होंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर दोनों, ठीक है। याद रखना ये बात अच्छे से, ठीक है। और आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट का 63 याद रखना, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आर्टिकल 63 इक्वल्स टू वाइस प्रेसिडेंट, ये आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
कल हमने एक 61 देखा था क्या, इम्पीचमेंट का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज गलत, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। विद रेफरेंस टू द रीसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी को आना चाहिए ये। क्या है बताओ? इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन June 5th। वेरी गुड, वेरी सिंपल। थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन क्यों डाला? क्योंकि जब एग्जामिनर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे June 5th तो आप सब ठीक करके आ जाओगे, बट यहाँ पे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की जगह बीट कुछ और पोल्यूशन, ई वेस्ट से रिलेटेड कुछ लिख दिया उसने, बीट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को एड्रेस, ऐसे 5-6 ऑप्शन एक जैसे लिख दिए, तब पता नहीं लग पाएगा कि प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड बात की गई थी इस बार के एनवायरनमेंट डे में। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे किसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की थी, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग से होंगे। जब एक साथ अच्छी अच्छी सुंदर सी लाइनें लिखी आ जाती है ना, तब कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो याद रखना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में 2025 का जो है, इट इज़ रिलेटेड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। कैसे याद रखें? 25 और प्लास्टिक थोड़ा सिमिलर साउंड करता है वर्ड। ठीक है, प्लास्टिक 25। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूपी बजट 2025-26। तो सर क्या इनमें से यही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है ताकि आपको ये मेजर थीम पता लगे कि बजट ऑफ यूपी इज़ कितना इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो, इकोनॉमी में आप वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ के जा नहीं रहे हो, तो एटलीस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन और स्टेट दोनों का बजट अच्छे से पढ़ना। तो उसके लिए ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हैं हमारे इस चैनल पे ही, दोनों देख सकते हो, कोई भी एक देख सकते हो, दोनों सेम ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी रिसेंट में एक वीडियो आया है जिसमें आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन और स्टेट दोनों का डिस्कस किया गया है, तो अच्छे से पढ़ लेना उसको। ठीक है, तो उसमें क्या फिस्कल डेफिसिट कितना रखा गया है और ट्रिक बेस्ड पढ़ना आपको, तो एक ऑलरेडी मेरा पुराना वीडियो है जिसमें आपको ट्रिक के थ्रू पूरा याद कराया गया है। ठीक है, तो लिख देना आप क्या, बजट या इकोनॉमिक सर्वे, और इस चैनल पे सर्च कर लेना। फिस्कल डेफिसिट is estimated at 2.97% of the state GDP. This is correct, 2.97, दोनों साथ। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। 6% of the budget has been allocated to education sector। तो देखो, एजुकेशन सेक्टर को 6 नहीं दिया है, अराउंड 13% दिया है। ठीक है, उसके बाद 22% ऑफ द टोटल बजट इज़ ईयर मार्क्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी सही है। तो ये पूरा डेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ये तुक्के में उस दिन याद आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं। कुछ निमोनिक बनाओ, कि ट्रिक बनाओ, कि कुछ वीडियो देख लो, जैसा भी ठीक लगे, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा माइनर चेंज कर भी देंगे ना, तो भी आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट इनमें से कितना रखा है, 2.88, 2.5, 2.6 और 2.97। और जब ये नहीं समझ में आएगा तब बोलोगे कि सर काश आपकी ट्रिक याद कर ली होती। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, याद रखना, बजट में एजुकेशन का कितना रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना परसेंटेज दिया गया है, 22%। कल हमने SDG में जब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ रहे थे, SDG 11, तो हमने ऐसे बनाया था ना, आई याद है किसी को, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसी का आई को 11 को डबल कर दो तो 22% है इस बार, याद रखने के लिए। ठीक है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर टू द 21st क्वेश्चन जो हमने छोड़ा कल के लिए, सलेम सलेह बिन बरिकस ली जय मयूंग मार्क कार्नी निटम्बो नंदी नदीत्वा, कुछ याद रहेगा? अगर छोड़ दूँ मैं आपको आपके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो 0.1% चांस है कि सबको ये याद रहे। परंतु इसको अगर आप एक्टिव हो दिमाग से, तो इसको आप बिना पढ़े भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं। तो देखो, सलेम सलेह बिन बरिकस, कैसा नाम रख रहा है? कुछ लग रहा है ना कि आपका ऐसा अजीब सा नाम है मिडिल ईस्टर्न कंट्री के। तो इनमें से कोई है ऐसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री? ये दिख रही है मुझे तो एक, चलो एक इसको लगा दिया। उसके बाद ले जाए म्यूंग, किस पे लगाओगे? साउथ कोरिया पे लगाओगे, कनाडा पे, कि नामीबिया पे? ऑब्वियसली लग ही रहा है कुछ साउथ कोरियन नेम है। ठीक है, उसके बाद मार्क कार्ने, तो ये कनाडा का नाम लग रहा है कि नामीबिया का लग रहा है? नामीबिया का कुछ अफ्रीकन है ना कंट्री, तो उसका ऐसा ही नहीं होगा, निटुम्बू नंदी नदीत्वा, ऐसा सा कुछ नामीबियन नेम होगा, अफ्रीकन नेम। ठीक है, और ये सब याद रखना। ये तो तरीका हो गया याद करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मेंशन किया है कि हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग योर कॉमन सेंस। ठीक है, उसके अलावा यू हैव ऑल द राइट टू रिमेंबर दीज थिंग्स। देखो, नेटुम्बो नंदी नतवा, इसको ऐसे भी याद रख लो, सब कुछ एन से ही है और अजीब से नाम है तो नाम ही बिया। ठीक है, माँ कार्ने, ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश सा नेम है, कैनेडियन है। लाई जे म्यूंग, साउथ कोरिया। और सलेम सलेह बिन बरिकास,
इज़ योर येमेन। इनकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब इसको मैच करके करेक्ट आंसर देख लेना क्या है। द वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन कंजर्वेशन सेंटर रिसेंटली न्यूज़ फॉर इट्स लार्ज स्केल ऑपरेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी एंड विच स्टेट, ठीक है। तो अभी तो इसमें सिंपल से ऑप्शंस दिए हैं, तो आप पता लगा लो कि सर गुजरात में बच्चे बच्चे को पता है। पर अगर उन्होंने 5-4 ऑप्शन दे दिए ऐसे कि गांधीनगर गुजरात, सूरत गुजरात और कुछ और दे दिया, अहमदाबाद और जामनगर, तब नहीं पता लग पाएगा। तो इसलिए इसको याद रखना अच्छे से कि जामनगर, ठीक है। नेक्स्ट, तो वैसे ये इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जामनगर में, आई होप सबको याद रहेगा, ठीक है। दिस वाज जस्ट टू लेट यू नो कि अगर सेम ऑप्शंस आ जाएं सेम ही स्टेट के 4-5 तो याद रहे आपको कि जामनगर द अनफेमस वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेस: टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया। हाउ मेनी डिजीज़ लिस्टेड अबव आर प्राइमरी कॉज बाय बैक्टीरिया। तो इम्पॉर्टेंट थीम क्या है आपकी? बैक्टीरियल डिजीज़ेज़, वायरल डिजीज़ेज़ वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना। हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है और किसी को खबर तक नहीं होती कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ हैं वो कैसे याद रखने हैं, तो हमेशा याद रखो द फेमस वंस हमेशा बैक्टीरिया वाले टी से स्टार्ट होंगे। ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद आपका टाइफाइड, टेटनस, ये सारे जो आपके टी से स्टार्ट हो रहे हैं हमेशा बैक्टीरियल होंगे, ठीक है। टी इसमें बीचों बीच आ रहा है ना बैक्टीरिया का, तो ऐसे याद रख लेना। और वायरल डिजीज़ आपके हमेशा फेमस वन होंगे। कौन कौन से? एड्स हो गया, HIV जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है। ये सारे आपके फेमस चीज़ें, फेमस डिजीज़ेज़ होंगे। नेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो टी वाले मैंने बता दिए, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये तो आपके सपोज आपको पता याद रहेगी ये बात, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या है? मलेरिया के तो हम सबको पता है, मच्छर कोई किसी एक प्रोटोजोआ को का लेके आ जाता है और हमको फैला देता है मलेरिया, तो ये ऑप्शन काट सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा जिसके ब्रैकेट में लिखा है फ्लू, और ये हम लोग अगर नहीं भी आइडिया आपको तो सबको पता है क्या कि हर साल फ्लू होता है, तो बोलते हैं ना वायरल हो गया। तो वायरल का क्या मतलब है? जो वायरस द्वारा फैलाया गया है। तो इन्फ्लुएंज़ा फ्लू इज इक्वल्स टू वायरल डिजीज़, नॉट अ बैक्टीरियल वन। तो बच्चा डिप्थेरिया आपको याद रखना है कि डिप्थेरिया आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। ये डिप्थेरिया वो नहीं है कि आप डायरिया जिसको समझ रहे हो। डिप्थेरिया अलग है जिसमें आपका वही नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, गला ख़राब, ज़ुकाम, नाक बहना, ये सब आपके डिप्थेरिया के सिम्टम्स हैं। तो ये इट इज़ कॉल्ड बाय बैक्टीरिया, ओके। अच्छे से याद रखना इन सबको। तो द आंसर इज़ ओनली 3, एंड विच 3 यू ऑलरेडी नो इट। What are Vikram 3201 and Kalpana 3201 which are recently developed indigenously in India? ठीक है, तो देखते हैं। न्यू वेराइटीज़ ऑफ हाई यील्ड राइस वीट क्रॉप्स फॉर स्पेस एग्रीकल्चर। देखो थोड़ा विक्रम है तो विक्रम साराभाई का कुछ है, तो स्पेस से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। बट हाई यील्ड राइस और वीट क्रॉप और स्पेस एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, तो सीधे ये दोनों चीज़ें उगा दी, वो भी हाई यील्ड वाली, ठीक है। इतने तो अभी एडवांस कोई भी नहीं हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ज़्यादा वेगनेस की वजह से हटाओ। एडवांस रडार सिस्टम फॉर PSF सर्वेलेंस ऑपरेशंस। हो सकता है कि आपने कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक रडार बनाया, उसका नाम विक्रम रखा हो, कल्पना रखा हो, तो विक्रम साराभाई से हम स्पेस से रिलेटेड करने वाले हैं, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट कैरियर कि सर विक्रम इंजन भी तो हो सकता है, ठीक है, बट नहीं, विक्रम इंजन नहीं है, हमने इसरो से बोला है। तो देखो अब स्पेस ग्रेड 32-bit माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय इसरोज लॉन्च विक्रांत सैटेलाइट ऑन बोर्ड एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। यानी कि इसरो में के जो लॉन्च व्हीकल है और सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके लिए एक 32 बिट का एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है। पहली बात तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कौन सा, ये जो जस्ट सेक वाइस प्रेसिडेंट वाला, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपने वो जगदीप धांकर का देखा होगा रेजिग्नेशन, ठीक है। तो इसमें ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का पहली बार कोई एक इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, वो भी किस लिए कि इसरो के अपने लॉन्च व्हीकल्स वगैरह में लगा पाए और वहाँ पे उनके वर्क कर पाए अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह तो हम हमेशा फॉरेन कंट्रीज़, ताइवान वगैरह से ही इंपोर्ट करवाते थे। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिजिनसली बेस्ड 32-bit माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड फॉर इसरोज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। याद रखना ये दोनों अच्छे से नाम, विक्रम और कल्पना, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। इसका मैं लॉजिक बेस कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया है। विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन एशिया टू अचीव द लेवल 5 कार्बन एक्रेडिशन स्टेटस अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिशन प्रोग्राम। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया में
इंडिया में नहीं, हाँ इंडिया में ही, जो एशिया का फर्स्ट बना है किसी चीज़ में, ठीक है। और किस में, कि आपका लेवल 5 कार्बन एक्रीडिशन स्टेटस पाया उसने। यानी कि एक ये होता है एयरपोर्ट का कार्बन एक्रीडिशन प्रोग्राम, जिसमें क्या है वो डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं कि मतलब आपने कितने उसमें एनर्जी बचाई, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए क्या जिसके थ्रू आप जो एमिशंस कर रहे हो उतना कॉम्पनसेट हो जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स कि आपने पूरा सब कुछ सोलर बेस्ड कर दिया। तो हमारा याद रखना केम्पीगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, इट इज़ सर्ड लेवल 5। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी तक ज़्यादा नहीं है ऐसे जो लेवल 5 एक्रेडिशन पा चुके हैं। वर्ल्ड में टोटल 15 से 17 ही हैं टोटल जिनको अभी तक स्टेटस मिला है, और एशिया में तो फर्स्ट है ये जिसको ऐसा वो मिला है अचीवमेंट। और इसको याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं कि मतलब आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट अगर आपने देखा हो तो सिटी से बहुत दूर जाके है, ठीक है। मतलब एकदम दूर जाके तो जो भी एमिशंस हैं वो एक तो सिटी में नहीं आ रहे, एक लेवल में तो उसका फ़ायदा हो गया होगा। दूसरा इतने दूर जाके बनाया है तो उन्होंने पूरा बोला कि भाई यहीं पे अपना सोलर वगैरह लगाओ, इतनी दूर शहर से दूर बिजली तो मिलेगी नहीं, तो यहीं पे उन्होंने अपना सोलर पार्क वगैरह बना दिया है कि उसी से बिजली आ रही है। अलग अलग कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वाटर को रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे हैं। तो यही सब की वजह से हमारे केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु वाला जो है उसको मिला है ये, ठीक है। Which Indian state was recently recognized by UIDAI for the best biometric update of children? ठीक है सर, ये ऐसा करंट अफेयर आ गया तो कैसे याद रखेंगे। तो देखो अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इसके आधार के अगेंस्ट में क्या प्रोटेस्ट हो रहे थे, कहाँ पे, मेघालय में। क्यों हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि भाई अब बच्चा हुआ आपका, आपके 5 साल का हुआ एटलीस्ट, तो उसको ज़रूरी है ये बायोमेट्रिक अपना करवाना। तो छोटे से बच्चे के इन्होंने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब आइरिस स्कैन वगैरह ले लिए, ठीक है। और ये बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन क्या है ऐसा इसमें, तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया है कि एक तो 5 साल, और उसके बाद जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो, यानी सपोज 18 या 15 ईयर्स का, तब उसके एक और बार उसको अपडेट करने के लिए जाना पड़ेगा। तो यानी कि अच्छे से प्रोटेक्शन किया गया है किसका, आधार बेस्ड आइडेंटिटी का इन्होंने। बट लोगों को इससे मज़ा नहीं आया, बोले कि यार छोटे छोटे बच्चों का तुम क्यों करवा रहे हो। पर उसी बीच इन्होंने अपने आप का अवार्ड भी दे दिया UIDAI ने कि फॉर द बेस्ट बायोमेट्रिक अपडेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो याद रखना मेघालय इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाइटामिन एंड इट्स साइंटिफिक नेम्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। देखते हैं, देखो विटामिन B1, राइबोफ्लेविन C, एस्कॉर्बिक, विटामिन E, टोकोफेरॉल, विटामिन B2, कैल्सीफेरॉल। तो कुछ है तरीका जिसके थ्रू क्या अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो थोड़ा बहुत ऑप्शंस आप डिलीट कर सकते हो। जैसे अगर आपने कभी विटामिन D की टैबलेट्स ली हो, ठीक है, यूजुअली रिकमेंडेड होती हैं इंडियंस के लिए, ठीक है। तो विटामिन D की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमने विटामिन D की अगर आपने कभी कैप्सूल ली हो तो उस कैप्सूल क्या जो भी मिलती है वो टैबलेट्स, तो उसमें कभी दिखा है आपने चोले कैल्सीफेरॉल ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। तो याद रखना हमेशा ये कैल्सीफेरॉल, जब भी कैल्शियम से रिलेटेड बात आए तो आपका हमेशा कौन सा होता है, विटामिन D याद रखना, ठीक है। तो विटामिन D आएगा यहाँ पे, तो फोर्थ तो आप काट सकते हो, फोर्थ काटा, तो एटलीस्ट इतना तो पता लग गया 2 और 3 सही हैं, बस एक का आपको नहीं पता है, ठीक है, वो आप कर लेना, 50-50 में से एक चूज़। उसके बाद अभी के लिए जो बता देता हूँ ऑप्शंस के थ्रू, जैसे विटामिन C है, हम सबको पता है कि एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और पता भी होगा कैसे याद रखना है कि स्कर्वी एक डिजीज़ होता है इस विटामिन C की डेफिशिएंसी से, जिसके आपके गम्स वगैरह में से ब्लीडिंग होने लग जाती है अगर आप विटामिन C की प्रॉपर डाइट ना ले तो, ठीक है। तो ये पहले जो शिप पे जाते थे लोग उनको स्कर्वी की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, तो उनको बोला मैंडेटरी बोला जाता है कि नींबू लेके जाओ। तो विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन E इज़ योर टोकोफेरॉल। इसको कैसे याद रखें, ई की साउंड जो है कि ऐसा आ रहा है ना किसी ने पिटाई लगाई हो, ई, तो ई कब आती है, जब किसी ने पीटा यानी कि ठोका हो, यानी कि टोकोफेरॉल। तो विटामिन E और C ऐसे याद रख लेना। अब बचा B12 का, तो मैंने यहाँ पे तो D आएगा, D इज़ योर कोले कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम का हमेशा याद रखना, कैल्शियम जैसे आप बॉर्नवीटा वगैरह का ऐड भी देखते हो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन D के एब्जॉर्प्शन में। तो ये कैल्शियम ये सब आपके हमेशा विटामिन D से अलाइंड होता है। तो कोले कैल्सीफेरॉल वगैरह आपके विटामिन D से रिलेटेड है, ठीक है। बचा आपका विटामिन B1, तो B1 है आपका राइबोफ्लेविन कि B2 है राइबोफ्लेविन। तो याद रखना B2 इज़ राइबोफ्लेविन और B1 इज़ योर थायमीन। और इनको कैसे याद रखना है भाई साहब को, तो देखो बाकी भी ज़रूरी है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है,
बहुत बार, हर बार ऑफन रिपीटेड थीम है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहीं SSIP में स्टडी स्मार्ट ISPCS की जो लिस्ट है प्लेलिस्ट में, इसमें जाके आप लिखिए विटामिन वाला वीडियो, तो उसको हर एक विटामिन को ट्रिक के थ्रू भी याद कराया है और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है। आई वांट ईच वन ऑफ यू जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा हो, तो आप बताएंगे मुझे कि इसकी क्या ट्रिक बताई थी मैंने, कि राइबोफ्लेविन को कैसे B2 से याद रखा था या क्या था, ये आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और द आंसर इज़ 2 and 3। नेक्स्ट क्या है, मैच इंडियाज़ फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस। इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ पे है, इंडियाज़ फर्स्ट बायो बैंक कहाँ है, इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ है। तो देखो, फर्स्ट चीज़ जानने की इसमें क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग वैली इंडिया की फ़र्स्ट कहाँ पे बनाई जा रही होगी, कि लखीमपुर खेरी में बनाएंगे, अमरावती आंध्र प्रदेश में, या वेस्ट बंगाल में। तो आपने देखा होगा ये सदर्न इंडिया में हमारा ये एक ट्राइंगल है पूरा, जहाँ पे आपके हब्स हैं, चेन्नई है, बेंगलोर है, तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो इसमें ही ये जो अमरावती है, इसमें इंडिया के फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है। यूजुअली ये सब चीज़ें इस वाले सर्किल में ही पाई जाती हैं आपके, ठीक है। तो इस पे ये दिमाग लगा सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट बायो बैंक कहाँ है आपका, तो फर्स्ट बायो बैंक जहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ थोड़े ज़्यादा होंगे, कि आपके लखीमपुर खेरी वाले एरिया में ज़्यादा होंगे कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होंगे, कि यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होंगे। पद्मनाभ नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी लिखा है बगल में। अगर आप कभी गए हो यहाँ पे, दार्जिलिंग में है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये पार्क कितना ब्यूटीफुल है। इसमें आपके रेड पांडा, ऐसे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो यूजुअली किसी पार्क्स वगैरह में नहीं मिलते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में आपके स्नो लेपर्ड वगैरह घुसते हैं, आपको सबसे पहले स्नो लेपर्ड मिल जाएगा। आधे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता है कि शेर है कि चीता है कि क्या है ये, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बायो बैंक है कि मतलब एक तरीके से ठंडे टेम्परेचर में सबके स्पेसिमेंस को रखना इज़ योर बायो बैंक। तो हायर प्रायोरिटी है कि बंगाल में होगा, वो भी किसी जूलॉजिकल पार्क में, रेदर देन लखीमपुर खेरी। तो बच्चा आपका बायोपॉलीमर प्लांट इज़ इन योर लखीमपुर खेरी। So that's how you solve questions despite knowing nothing about it, ठीक है। तो बाकी इसको याद करने का तरीका बता ही दिया है मैंने। ये वाला थोड़ा आपके सदर्न पोर्शन में मिलेगा, अमरावती में। बायो बैंक आपके किसी जूलॉजिकल पार्क, तो याद रख लेना वेस्ट बंगाल में है ये। और बायोपॉलीमर ये इंपॉर्टेंट है आपका लखीमपुर खेरी, यूपी स्पेसिफिक है इसलिए, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। तो सेलेक्ट आंसर कर लेना क्या फर्स्ट का, ए का क्या है आपका सी, दिस इज़ योर आंसर। एक भी आता होगा तो यू वुड हैव सॉल्व्ड इट। और ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है, तो इसके प्रोबेबिलिटी भी है पूछे जाने की। द सिटी ऑफ लखनऊ वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर इंक्लूजन ऑफ द इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन विच ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। तो हमारे लखनऊ को क्या मिल गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जगह? जी नहीं, मिली नहीं। अभी इंडिया ने नॉमिनेट किया है कि इसको भी डालो भैया। क्यों, क्या है लखनऊ का फेमस? आर्ट एंड क्राफ्ट है उसकी फेमस, कि लिटरेचर है लखनऊ का फेमस, कि लखनऊ की फ़िल्म्स कोई आपने देखी हैं? नहीं। कि गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ में अगर खाए होंगे ना, टुंडे कबाब वगैरह बहुत फेमस चीज़ें हैं। तो यस, गैस्ट्रोनॉमी में ही इसको नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ को किस में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि अभी कौन कौन सी करंट में हैं सिटीज़ जिनका इंक्लूजन ऑलरेडी हो रखा है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। तो याद रखना है उसकी पूरी लिस्ट आपको, क्या क्या। जैसे जयपुर फर्स्ट थी, और किसके लिए किया गया होगा जयपुर को? आपका सबको पता है कि जयपुर का क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स वगैरह फेमस है। वाराणसी है आपका, वाराणसी इज़ फेमस फॉर बनारसी म्यूज़िक। चेन्नई भी म्यूज़िक का है, ठीक है। और गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई और है? सॉरी, गैस्ट्रोलॉजी नहीं, गैस्ट्रोनॉमी है। गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड और कोई है? हैदराबाद, जहाँ की बिरयानी पसंद है। तो गैस्ट्रोनॉमी का अगर नहीं समझ में आए तो हिंदी में देख लेना, ठीक है। तो हैदराबाद की बिरयानी वगैरह है, तो वो भी तो म्यूज़िक से रिलेटेड 2-3 हैं, जैसे चेन्नई है, बनारस है आपका यानी कि वाराणसी, और एक ग्वालियर घराना सुना होगा आपने। चेन्नई का कर्नाटिक म्यूज़िक सुना होगा। ये सब चीज़ें आपके म्यूज़िक से रिलेटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। श्रीनगर और जयपुर आपके किससे हैं? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट से रिलेटेड हैं। एक है आपकी किससे? लिटरेचर से रिलेटेड। कौन सी है वो? कोझिकोड, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ें अच्छे से करेक्ट यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल है। Who was awarded the prestigious Abel Prize 2024 for his fundamental contribution to algebraic analysis? किसको एबल प्राइज़ मिला है? तो इनमें से देखो, अजीब से नाम है, अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे याद रखें इसको, ठीक है। उस टाइम पे कंफ्यूज कर सकता है, बट अगर आपने 2-3 बार पढ़ा हो तो आपको याद होगा। मसाकी काशीवारा इज़ द पर्सन। कैसे याद रखें? देखो,
सबका मतलब मन होता है कि यार नोबेल प्राइज़ मिले, इनको मिल गया क्या, एबल प्राइज़, ठीक है तो उसके ही कंपैरिजन में, बट इसका मन फिर भी अंदर से नहीं माना, बोल रहा काश यार मुझे नोबेल ही मिल जाता, इससे अच्छा तो एबल मिला है अभी तो, ठीक है। तो काश से याद रखना कि उसको पूरा नोबेल नहीं मिल पाया, इसलिए काश काशीवारा उसके नाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, रिफ्रैक्शन इज़ द रीज़न वाई स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर देन इट एक्चुअली इज़, और reflection is the primary phenomena responsible for the formation of rainbow after a shower, after rain shower. Scattering of light by atmospheric particles is the cause of blue color of the sky. तो क्या आपको इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं? तो ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ये सारे फिनोमेना अच्छे से पता होने चाहिए। ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। जैसे रिफ्रैक्शन से ही आपका स्विमिंग पूल शैलोअर दिखता है देन इट एक्चुअली इज़, यस। रिफ्रैक्शन, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। तो स्विमिंग पूल में यही तो हो रहा है, आपकी आंख यानी कि ये वाला एरिया जो है स्विमिंग पूल का है, तो यहाँ पे एयर है, तो एयर से पानी में जा रही है, इस वजह से तो लाइट बेंड हो रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आएगा, यस। और रिफ्लेक्शन इज़ द प्राइमरी फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए रिफ्लेक्शन तो क्या होता है कि मतलब आपका कुछ ग्लास है उससे टकराई और वापस चली गई, तो ऐसा तो होता नहीं है रेनबो के फॉर्मेशन में। रेनबो के फॉर्मेशन में क्या है, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की ड्रॉपलेट से आपकी कौन सी सूर्य की किरणें आई और वो विभिन्न रंगों में डाइवर्ज हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग का फिनोमेना है, ठीक है। सिमिलरली स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज़ द कॉज ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। क्या ऐसा है, स्काई नीला क्यों है, आसमान है नीला क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से। कैसे, तो सर रेड क्यों नहीं है, तो आपके एक रैली फिनोमेना होता है जिसमें आपको क्या पता है, जिनकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा वो उतने ज़्यादा स्केटर होते हैं कलर्स। तो विबग्योर में अगर आपको पता है, विबग्योर जो कलर है, ठीक है, वाइट लाइट के जो कलर्स है, इसमें किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट, और यानी कि ब्लू वाला ये जो पोर्शन है पूरा ब्लू है, ठीक है, ये वाला पूरा रेड है आपका, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और जिसकी वेवलेंथ कम है वो है ब्लू, ठीक है, ब्लू की वेवलेंथ कम है, और तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा होगी। ये हमेशा याद रखना, ये फिनोमेना स्कैटरिंग का सिर्फ इतनी सी बात पे वेरी करता है। तो यानी कि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्केटर होगा, इस वजह से आपका आसमान नीला है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जो समुद्र है वो नीला है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्काई का कलर ब्लू इसलिए है क्योंकि ब्लू रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। सिंपल सा फिनोमेना एक रट लो अच्छे से, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इतना कि अगर आपको ये पता है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और ये याद रखने के लिए कैसे याद रखें कि आपके जितने भी डेंजरस साइन होते हैं, डेंजर का साइन होता है, भी ट्रैफिक लाइट या कुछ भी, उस पर रेड कलर या टावर के ऊपर रेड कलर की लाइट जलाई जाती है। क्यों, क्योंकि रेड की इतनी लंबी वेवलेंथ होती है कि दूर से दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइट आ रही है, उसको दिख जाए कि भैया यहाँ टावर है, थोड़ा ऊपर ले लो अपनी गाड़ी। आप रोड पे चल रहे हो, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, रेड कलर का लाइन स्टॉप साइन इसलिए है कि आपको दूर से दिख जाए। वेवलेंथ ज़्यादा है क्योंकि रेड की दूर तक जाता है वो, ठीक है। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इस वाले की कम होगी ब्लू की, और ब्लू की कम तो उसकी स्केटरिंग सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये बेसिक फिनोमेना आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द डे 2। यहाँ पे आपके टोटल 40 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी द नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। आज के लिए आप कमेंट करिए आपका 21st क्वेश्चन, how do you want it to proceed. We'll do that in the next class in the similar way. See you in the next one. Good luck. Have a nice day.